हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्रॉस बॉर्डर मर्जर स्टार्ट कर दिया था। तो ये वाली वीडियो देखने से पहले आप पहले वाला जो वीडियो है क्रॉस बॉर्डर मर्जर का वो आपने देख लिया होगा, जब हमने बात की थी कि इंडियन कंपनी टू फॉरेन कंपनी टू इंडियन कंपनी ये आपस में मर्ज कर सकते हैं। Section 234 of the Companies Act 2013, number 1. Number 2, rule number 25A and third क्या? Foreign Exchange Management Cross Border Mergers Regulation 2018 will be applicable. इसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था, that was Regulation 4, और Regulation 4 के अंदर हमने इनबाउंड मर्जर बात कर लिया। इनबाउंड आना कौन आएगा? जो बाहर है वो ही आएगा। मतलब फॉरेन कंपनी मर्ज इनटू द इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी मर्ज इनटू द इंडियन कंपनी, दैट इज अ इनबाउंड मर्जर। कितने पॉइंट्स पढ़े थे? 5 पॉइंट्स। तो जैसे हमने इनबाउंड मर्जर में पढ़ा था वैसे ही आउटबाउंड देखो समझो बात, आउटबाउंड। यदि कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में रिमर्ज हो, क्या बेटा? यदि कोई भी इंडियन कंपनी यदि किसी फॉरेन कंपनी में रिमर्ज हो तो दैट इज नोन एज आउटबाउंड मर्जर। क्या कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में यदि मर्ज हो रही है आउटबाउंड, तो इस मर्जर में क्या होगा? इंडियन कंपनी मर्ज्ड विद द फॉरेन कंपनी, तो ट्रांसफरर कौन है बेटा? ट्रांसफरर इंडियन कंपनी। तो यहां पे क्या होगा? इंडियन कंपनी विल बी डिसॉल्व, और जो रिजल्टेंट कंपनी होगी, जो ट्रांसफरी कंपनी होगी, दैट इज अ फॉरेन कंपनी, दैट विल कंटिन्यू। जैसे हमने रेगुलेशन 4 के अंदर 5 पॉइंट्स पढ़े थे, वैसे ही अब हमें वही 5 पॉइंट्स हमें पढ़ना होगा कि यदि कोई इंडियन कंपनी यदि किसी फॉरेन कंपनी में मर्ज होती है तो क्या क्या होगा। मतलब वही 5 पॉइंट्स यहाँ पे मर्ज कर दो तो आउटबाउंड मर्जर रियल में आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। कभी कभी तो मुझे लगता है स्टडी करना कितना ईजी। बच्चे बोलते मुझे याद ही नहीं होता, बोलते याद करने का यही क्या, पढ़ाई से इजी कुछ होता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, नेम सजेस्ट, नेम ही आपको आइडिया दे रहा है ना। आउटबाउंड यदि कोई इंडियन कंपनी यदि किसी फॉरेन कंपनी में मर्ज हो, दैट इज नॉन एज आउटबाउंड। तो जैसे हमने इनबाउंड मर्जर रेगुलेशन 4 के अंदर पॉइंट पढ़ा था, वही पॉइंट यहाँ पे भी आएंगे सर। मतलब ये समझो बात, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के अंदर मर्ज हुई तो इंडियन कंपनी की जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज है फॉरेन कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटीज बनेगी। तो यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी कौन है? ट्रांसफरर कौन है सर? ट्रांसफरर तो ये हमारी इंडियन कंपनी है। ये इंडियन कंपनी को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? क्योंकि इंडियन कंपनी मर्ज इनटू द फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी इज अ ट्रांसफरी कंपनी। सर बिल्कुल क्लियर है। और ट्रांसफर कंपनी जो हमारी इंडियन कंपनी, दैट विल बी डिसॉल्व्ड एंड ट्रांसफरी कंपनी विल कंटिन्यू। तो ट्रांसफर कंपनी के मालिक बोलेंगे भैया आप हमारी एसेट ले गए, हमारी नेटवर्थ ले गए, बदले में क्या दोगे? तो ये जो ट्रांसफरी कंपनी दैट इज अ फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी क्या करेगी? कंसिडरेशन देगी। क्या देगी? कंसिडरेशन, शेयर्स देगी। तो क्या इंडियन कंपनी के जो मालिक हैं, तो इंडियन कंपनी के जो मालिक हैं वो कंपनी कौन सी बेटा? इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या होंगे? इंडियन रेजिडेंट ही तो होंगे ना। कंपनी कहाँ की है? इंडिया की। तो मेनली उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो मालिक होंगे, वो कहाँ के होंगे? इंडिया के होंगे ना। यस। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि जो इंडियन कंपनी है इसके जो मालिक हैं क्या फॉरेन कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकते हैं? यस। जैसे कि हमने पहले इनबाउंड में बात की थी, वो अब आउटबाउंड में हो जाएगा। वहां पे हमने क्या बात की थी? फॉरेन कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, वो इंडियन कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे थे। अब यहाँ पे जो इंडियन कंपनी से फॉरेन कंपनी के मर्ज होगी तो कंसिडरेशन कौन देता है? ट्रांसफरी। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि जो ट्रांसफर कंपनी जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है तो ट्रांसफरी कंपनी कंसिडरेशन देती है। तो नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 1, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज।
Point number one, there is a transfer of securities. Indian company will be merged into the foreign company. और जब इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के ना merged होगी तो इंडियन कंपनी will no more. क्या? इंडियन कंपनी will no more. और जब इंडियन कंपनी is no more तो इंडियन कंपनी के बोलते इंडियन कंपनी के जो मालिक हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, तो कंपनी कौन सी बेटा? इंडियन कंपनी ना, तो मालिक भी कौन होगा ना? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया या इंडियन रेजिडेंस। तो कंपनी की आप हमारी एसेट ले गए, हमारी लाइबिलिटीज ले गए, हमारी नेटवर्थ ले गए, तो बदले में हमें कुछ देगा। तो जो रेजिडेंट है, कंपनी कहाँ की? फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी जब शेयर्स देगी तो अपनी कंपनी के शेयर्स देंगी ना। तो इंडियन रेजिडेंट के लिए क्या हो गया? फॉरेन सिक्योरिटी। तो अपन क्या बोलेंगे? ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, a person resident in India may acquire old securities of foreign company. क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को ट्रांसफरी कंपनी से कंसिडरेशन मिलती है। और यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी कौन है? दैट इज अ रिजल्टेंट कंपनी। कौन सी? दैट इज अ फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी क्या करेगी? अपनी सिक्योरिटीज देगी। किसको देगी? इंडियन कंपनी के शेयर होल्डर्स को देगी। तो इंडियन कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है? सर, इंडियन कंपनी के रहने वाले, इंडिया में रहने वाले, मतलब पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया। और ये जो भी शेयर्स इंडिया के जो रेजिडेंट होल्ड करेंगे, किसके शेयर्स? फॉरेन कंपनी के, मतलब फॉरेन सिक्योरिटीज वो होल्ड कर सकते हैं, वो एक्वायर कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विथ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर और इज ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशंस 2004। और मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे हर पॉइंट के लिए एक एप्लीकेबल रेगुलेशंस आएगा। यदि आप याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लग रहा है सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग होगा, इतने सारे पॉइंट है, हर पॉइंट के लिए एक नया नया रेगुलेशन बना हुआ है फेमा के अंदर, सर कैसे याद करें? तो बी चंटू, तो देन व्हाट यू हैव टू लर्न एज पर एप्लीकेबल फेमा रेगुलेशंस। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि रेगुलेशन नंबर याद कर लेता है तो अच्छी बात, नहीं याद कर पाता तो लिखो कि ट्रांसफर कंपनी का शेयर होल्डर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ये तो लॉजिकल है सर, बिल्कुल लॉजिकल है। ये शेयर्स होल्ड करेगा, किसका शेयर्स रखेगा? फॉरेन कंपनी का। तो रख सकता है एज पर एप्लीकेबल फेमा रेगुलेशंस। याद है क्या? हमने इनबाउंड मर्जर के अंदर जो हमने इनबाउंड मर्जर जो हमने पढ़ा था, उसका पॉइंट नंबर 2 क्या था? याद करो, याद करो, जल्दी याद करो बेटा। फिर हम बनाने का ट्राई करेंगे बिना पढ़े, क्योंकि हमें वैसे भी पढ़ने में बिलीव नहीं है, हमें तो बनाने में बिलीव है। वी आर द लॉ मेकर्स, वी आर जीनियस। सर हमने ब्रांच ऑफिस की बात की थी, वहां पे फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के ना मर्ज हुई थी, तो फॉरेन कंपनी का ब्रांच ऑफिस था। यहाँ पे ये इंडियन कंपनी, क्या बेटा? ये इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के ना मर्ज हो रही है, तो इंडियन कंपनी इज नो मोर। तो इंडियन कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस है, किसकी ऑफिस की बात की जा रही है बेटा? इंडियन कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस है उसका क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा। इंडियन कंपनी इज मर्ज विद द फॉरेन कंपनी। तो इंडिया के अंदर जयपुर में, मुंबई में, दिल्ली में जो भी ऑफिसेज हैं, तो ऑब्वियसली इंडियन कंपनी है, तो उसके जो ऑफिसेज होंगे वो इंडिया में होंगे, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलुरु में। उन ऑफिसेज का क्या होगा? सर इंप्लाइड है, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज हो गई, तो ये जो ऑफिस है किसका ऑफिस हो गया? सर ये फॉरेन कंपनी का ऑफिस हो गया इंडिया में। क्लियर? तो ये जो भी ऑफिस है, ये ऑफिस किसका ऑफिस बन जाएगा? डीम्ड टू बी ए ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। कौन सी कंपनी की? ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कौन? दैट इज अ फॉरेन कंपनी। क्लियर? और ये जो भी ब्रांच ऑफिस आप होल्ड करोगे, मैंने बार बार बोला, समझ में आ गया होगा। इन अकॉर्डेंस विथ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट establishment in India of a branch office or licensing office or a project office or any other place of business regulation 2016 और बेस्ट तरीका as per applicable FEMA regulations। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? थर्ड पॉइंट क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा। थर्ड पॉइंट होगा हमारा लाइबिलिटीज का, थर्ड पॉइंट होगा हमारा बोरोइंग्स का। ये हमने इनबाउंड मर्जर के अंदर भी डिस्कस किया था कि इनबाउंड पे क्या बात की थी हमने? फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में मर्ज हुई, तो फॉरेन कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो इंडियन कंपनी की बोरोइंग्स बन जाएगी, राइट और नॉट?
तो वही यहाँ पे भी आप बात करोगे। समझ में आया बेटा? ये इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में मर्ज हुई, राइट? तो इंडियन कंपनी ने क्या किया हुआ था, इंडियन जो भी सोर्सेज है वहां से बोरिंग्स की थी, जो गारंटीज थी। तो नाउ समझना बात कि इंडियन कंपनी ने लोन ले रखा था, इंडियन कंपनी ने लोन ले रखा था, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में मर्ज हो गई, राइट? और यदि आपकी इंडियन कंपनी थी फॉरेन कंपनी के अंदर मर्ज हो गई, तो ये जो भी लोन से, जो भी बोरिंग्स है जो इंडियन कंपनी ने ले रखी है, उसका क्या होगा, दैट विल बिकम द बोरिंग्स ऑफ द रिजल्टेंट, दैट इज अ फॉरेन कंपनी, क्योंकि इंडियन कंपनी ट्रांसफर कंपनी इज नो मोर। तो ट्रांसफर कंपनी की जितनी भी आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स है, दैट विल बिकम द बोरिंग्स ऑफ foreign company because the Indian company merged with the foreign company। तो ये इंडियन कंपनी की जितनी बोरिंग्स है ये फॉरेन कंपनी की बोरिंग्स बन जाती है। दो बातें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो भी मर्जर होगा आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके लिए तो आरबीआई ने अपने रेगुलेशंस बना रखे हैं, लेकिन जो मर्जर का जो प्रोसेस है, जो मर्जर का जो तरीका है, वो सेक्शन 230 से लेके 232 अप्लाई होता है। सर यस, मतलब एनसीएलटी की अप्रूवल चाहिए होती है। तो एनसीएलटी ने जो भी स्कीम को जो अप्रूव किया होगा उसमें जो भी टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग प्लस वन कंपनी है फॉरेन कंपनी, इट मींस जो फेमा एक्ट है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वो भी आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। मैं बार बार हर क्लास के अंदर बोलता हूं कि सिर्फ रीड करने की आदत नहीं डालनी। बच्चा बोलता है जल्दी से कोर्स कंप्लीट करो, फिर 6 बार पढ़ना है, फिर फेल हो जाता है। ज्यादा नहीं पढ़ना, ब्रेन को डेवलप करना है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। सोचना है कि किताब में क्या लिखा हुआ होगा, क्यों होगा। भैया समझो ना बात, मर्जर हो रहा है किसके द्वारा, एनसीएलटी के द्वारा, तो एज पर एनसीएलटी स्कीम होगी और फेमा एक्ट में तो होना ही चाहिए अलाउड। यदि फेमा ये मना कर दे कि ये बोरिंग्स फॉरेन कंपनी की बोरिंग्स नहीं बन सकती, तब तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? आया ना? तो दो बातें याद रखनी पड़ेगी कि जो इंडियन कंपनी की जो भी बोरिंग्स है दैट विल बिकम दी बोरिंग्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। पहला पॉइंट, शैल बी रिपेड, मतलब जो भी रिपेमेंट किया जाएगा, क्योंकि वो लाइबिलिटीज किसकी लाइबिलिटी बन गई, फॉरेन कंपनी की बन गई। अब जो भी रिपेमेंट करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, एज पर स्कीम अप्रूव्ड बाय द एनसीएलटी इन टर्म्स ऑफ, जो हमने बात की थी कंपनी कंप्रोमाइज अरेंजमेंट रूल्स 2016। याद आया ना? रूल नंबर 25A में हमने बात की थी कि एनसीएलटी की स्कीम अप्रूव होगी एज पर सेक्शन 230 से लेके 232 के प्रोविजंस यहां भी अप्लाई होते हैं। as well as provided that the resultant company, that is a foreign company, shall not acquire any liability payable towards a lender in India in rupees which is not in conformity। मैंने क्या बोला, एनसीएलटी के स्कीम, जो एनसीएलटी ने जो स्कीम अप्रूव की उसके अकॉर्डिंग, एज वेल एज जो फेमा कहता है उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। ऐसी कोई लाइबिलिटी आपकी लाइबिलिटी नहीं बन सकती जो फेमा मना करता हूं, मेरा फेमा के अकॉर्डिंग होगा, फेमा रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, और फेमा के अंदर जो भी रेगुलेशंस बनी हुई है उनको ध्यान में रखते हुए इंडियन कंपनी की जो इंडियन लाइबिलिटीज है, क्योंकि इंडिया की कंपनी है और इंडिया में क्या चलता है, पाउंड, सर कुछ भी क्या चलता है, ईरो, जापानीज येन, जापानीज लगा दिया तो इंडिया में जापानीज कहां से हुआ, इंडिया में क्या चलेगा सर, रुपीज, इंडियन रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया की कंपनी तो उनकी बोरोइंग्स नॉर्मली किस में होगी सर, रुपीज में ही होगी ना। तो मतलब ये हुआ कि इंडियन कंपनी की जो इंडियन लाइबिलिटीज है रुपीज के अंदर, वो फॉरेन कंपनी जो एक्वायर करेगी वो फेमा एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करेगी। फेमा एक्ट में जो रूल्स दे रखे उनके अकॉर्डिंग होगा और फेमा एक्ट के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होगा। समझ में आया? लेकिन यदि कोई उधार देने वाला इंडिया का बोलता है मुझे फॉरेन कंपनी से पैसा वापस लेना पड़ेगा, मैं फॉरेन कंपनी से, इसका मतलब लेंडर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उधार देने वाला जो बैंक है, उधार देने वाला जो पर्सन है, पप्पू जी जो देखो आप, तो ये जो भी उधार देने वाला पर्सन, उधार देने वाला जो बैंक है, वो बोलता है हमने पैसा इंडियन कंपनी को दिया था, अब ये इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के अंदर मर्ज हो गई,
तो हमें फॉरेन कंपनी से पैसा लेना पड़ेगा। हाँ, ये फॉरेन कंपनी से पैसा कैसे लेंगे? तो भैया मैं तो पैसा देना ही नहीं चाहता फॉरेन कंपनी को। उधार देने वाले की मर्जी भी तो चलेगी ना। तो उधार देने वाला क्या बोलता है जी, देखो ना जी, प्रोवाइडेड फॉर दैट, उधार देने वाले को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए ना। उधार देने वाला बोलता है ना, भैया मैंने पैसा किसको दिया, इंडियन कंपनी को। अब इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में मर्ज हो गई तो क्या मुझे पैसा फॉरेन कंपनी से लेना पड़ेगा? इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडियन कंपनी की जो बोरिंग्स है, ये इंडियन कंपनी की जो बोरिंग्स है फॉरेन कंपनी की बोरिंग्स बन जाएगी। उधार देने वाला बैंक, उधार देने वाला पर्सन, उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी। क्या बेटा, क्या बोल दिया मैंने? एनओसी। क्या? एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उधार देने वालों से। Provided further that no objection certificate should be obtained from the lender जिन्होंने उधार दिया in India of the Indian company। क्योंकि मेनली लोन किसने लिया था, बोरिंग्स किसने ली थी, इंडियन कंपनी ने। तो उधार देने वाले जो बैंक है उन्होंने पैसा दिया इंडियन कंपनी को। ये तो बात अलग है कि इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में मर्ज हो गई। तो इंडियन कंपनी जब फॉरेन कंपनी मर्ज हो जाती है तो हम जनरली ये बोलते हैं कि इंडियन कंपनी की बोरिंग्स फॉरेन कंपनी की बोरिंग्स बन जाएगी। लेकिन तभी बनेगी रिक्वायरमेंट ए, मतलब तीन रिक्वायरमेंट हो गई। रीपेमेंट जो होगा वो एनसीएलटी की स्कीम जो है अप्रूव हुई, जो एनसीएलटी ने जो स्कीम अप्रूव की उसके अकॉर्डिंग होगा। सेकेंड, फेमा एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या, उधार देने वालों का एनओसी ले लो भैया। यदि उधार देने वालों के लिए ऑब्जेक्शन है तब थोड़ी होगा। तो इसका मतलब ये कि उनका एनओसी इज रिक्वायर्ड। किनका? उधार देने वालों का। उधार देने वाले मतलब लेंडर्स, जिन्होंने इंडिया के अंदर लैंड के उधार दिया था, लैंड किया था किसको? इंडियन कंपनी को। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 4, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ एसेट। हमें पता है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आउटबाउंड मर्जर की, मींस इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में मर्ज हो रही है। तो जब इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में मर्ज हो रही है तो इंडियन कंपनी की एसेट फॉरेन कंपनी की एसेट बन जाएगी। क्या बेटा? इंडियन कंपनी की एसेट फॉरेन कंपनी की एसेट बन जाएगी। तो यहाँ पे दो बातें होगी, ऐसी एसेट जो फॉरेन कंपनी होल्ड कर सकती है, ऐसी एसेट जो फेमा मना करता है होल्ड करने से, मतलब होल्ड कर सकती है या होल्ड नहीं कर सकती है। मतलब जो जो एसेट आपकी इंडिया के अंदर है, कौन सी कंपनी की? इंडियन कंपनी की। तो इंडियन कंपनी, जब इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के अंदर मर्ज होगी तो जो इंडियन कंपनी की जो भी एसेट है, क्या बेटा? इंडियन कंपनी की जो भी एसेट है, किसकी एसेट? इंडियन कंपनी की जो भी एसेट है वो इंडिया में होगी। तो इंडियन कंपनी की जो भी इंडिया में एसेट है, दो बातें, या तो फेमा अलाउ करता है कि ये एसेट आप होल्ड कर सकते हो, कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी इज परमिटेड टू एक्वायर, फॉरेन कंपनी इज परमिटेड टू एक्वायर अंडर द प्रोविजंस ऑफ फेमा एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस। तो क्या होगा, यदि फेमा यदि अलाउ करता है तो ऐसी एसेट विल बी ट्रांसफर्ड टू फॉरेन कंपनी। सच एसेट कैन बी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब मर्जर होता है तो इंडियन कंपनी की एसेट फॉरेन कंपनी की एसेट बन जाती है। और यहाँ फेमा ही बोलता है कि ये एसेट इंडिया की है जो फॉरेन कंपनी एक्वायर कर सकती है, तो फॉरेन कंपनी एक्वायर कर लेगी और दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन सच ए मैनर फॉर अंडरटेकिंग ए ट्रांजैक्शन परमिसिबल अंडर द एक्ट दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू फॉरेन कंपनी। लेकिन यदि फेमा इन पर्टिकुलर एसेट को, मतलब बहुत सारी एसेट है, तो जिन एसेट को ट्रांसफर करने के लिए अलाउ करता है वो एसेट ट्रांसफर हो जाएगी। और जिन एसेट को फेमा मना करता है, रूल्स मना करते हैं, रेगुलेशंस मना करते हैं, वो एसेट ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करूंगी, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, ये जो इंडियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी की एसेट फॉरेन कंपनी की एसेट बन जाएगी। चल उन एसेट का क्या किया जाएगा, क्योंकि इंडियन कंपनी, भैया समझो ना बात, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के ना मर्ज हो रही है तो इंडियन कंपनी डिसॉल्व हो गई। वो एसेट फॉरेन कंपनी अपने नाम से होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि फॉरेन कंपनी इज नॉट परमिटेड, फॉरेन कंपनी इज नॉट परमिटेड टू एक्वायर अंडर द फेमा रूल्स और रेगुलेशंस। तो ऐसी एसेट जो आप होल्ड नहीं कर सकते, जो आप एक्वायर नहीं कर सकते एज पर फेमा, तो ऐसे एसेट का क्या किया जाएगा, क्योंकि अब इंडियन कंपनी इज नो मोर। तो क्या करें इंडियन कंपनी की एसेट का, इंडियन एसेट का, सर भेज दो।
इंडियन कंपनी जब फॉरेन कंपनी के मर्ज होगी तो एसेट ले आओ अपने पास, होल्ड कर लो, एक्वायर कर लो। लेकिन जब वो एसेट आप होल्ड नहीं कर सकते तो क्या करो, बेच दो। तो यहाँ पे से क्लियर पॉइंट दिया हुआ है, ये जो भी एसेट है ये रिजल्टेंट कंपनी बता फॉरेन कंपनी। तो जब फॉरेन कंपनी क्या करेगी, ऐसे एसेट को सेल कर देगी। टाइम तो चाहिए होगा ना, ये हमने पढ़ा था बेटा, पढ़ा था कहाँ पे, ये हमने इनबाउंड मर्जर नहीं पढ़ा था कि 2 इयर्स का टाइम था। यहाँ भी वही बात की जा रही है, ऐसी एसेट को ये फॉरेन कंपनी रिजल्टेंट कंपनी 2 इयर्स के अंदर सेल कर सकती है जब मर्जर हुआ। मर्जर कब हुआ, जब एनसीएलटी ने स्कीम अप्रूव कर दी। और ये जो भी एसेट सेल की आपने, एसेट को सेल करके, क्योंकि एसेट कहाँ पे, इंडियन एसेट है, तो इन एसेट को सेल करके जो भी आपका पैसा रुपीज में आया होगा, जो भी आपकी सेल प्रोसीड होगी, सेल बी रिपेट्रिएटेड आउटसाइड इंडिया इमीडिएटली थ्रू द बैंकिंग चैनल्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट नंबर 1, रीपेमेंट ऑफ इंडियन लायबिलिटीज फ्रॉम द सेल प्रोसीड ऑफ सच एसेट within a period of 2 years shall be permissible. Now we come to the point number 5. हमने इनबाउंड मर्जर में बात की थी बैंक अकाउंट, तो वही यहाँ पे क्या है, आउटबाउंड मर्जर। इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में मर्ज हुई, तो अब फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटीज, एसेट को सेल करेगी, पैसा आएगा। तो सिंपल सी बात है, इंडिया में क्या चलता है, डॉलर, इंडिया में क्या चलता है, पाउंड। चलो क्या मजाक कर रहे हो, तो इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है बेटा, इंडियन रुपीज। तो सिंपल सी बात है कि ये जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया के अंदर क्या करेगी, बैंक अकाउंट ओपन करेगी। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 क्या होगा हमारा, ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट फॉर रिजल्टेंट कंपनी फॉरेन कंपनी। क्योंकि इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में मर्ज हुई, तो ये फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटीज के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस को डन करना होगा। तो इंडियन कंपनी में जो करेंसी चलती है वो है इंडियन रुपीज। तो इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट ओपन करना होगा, इंडियन रुपीज में एक अकाउंट ओपन करना होगा। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट बाय द फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी मर्ज्ड इनटू द फॉरेन कंपनी, तो देन फॉरेन कंपनी ने क्या किया, इंडिया में जो बैंक है वहां पे एक अकाउंट ओपन कर दिया। दैट इज ए ओपन ए स्पेशल नॉन रेजिडेंट, क्योंकि अकाउंट किसका है, फॉरेन कंपनी का। तो फॉरेन कंपनी मतलब इंडिया के लिए, इंडिया के बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया। किसने अकाउंट ओपन किया, फॉरेन कंपनी ने। तो फॉरेन कंपनी कौन होगी इंडिया के लिए, दैट इज अ नॉन रेजिडेंट। तो ये फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट इंडिया के बैंक के अंदर एक अकाउंट ओपन करेगी, दैट इज अ ओपन ए स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में क्या चलता है, रुपी। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट के द्वारा इंडियन बैंक में एक अकाउंट ओपन किया जाएगा, दैट विल बी नोन एज ओपन ए SNRR अकाउंट। क्या बोला मैंने, एस स्पेशल, NR नॉन रेजिडेंट, NR नॉन रेजिडेंट, R रुपी अकाउंट, एक अकाउंट ओपन किया जाएगा, राइट। इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशन 2016 फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग थ्रू ट्रांजैक्शंस अंडर दीज रेगुलेशन। इस रेगुलेशंस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होगी, जो भी मनी की जो भी ट्रांजैक्शंस करनी होगी, क्योंकि ये इंडियन कंपनी है तो ट्रांजैक्शन बहुत सारे रुपीस में भी होंगे, इसलिए ये फॉरेन कंपनी एक इंडियन बैंक के अंदर एक अकाउंट ओपन कर देती है, रिजर्व रुपीस के अंदर अकाउंट ओपन किया जाएगा। और इस अकाउंट को हमने क्या नाम दिया, रेजा एस स्पेशल NR नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, राइट। और ये जो भी अकाउंट है दैट विल रन, दैट विल बी ऑपरेटेड, दैट विल कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मैक्सिमम 2 इयर्स। याद आया, ऐसा का ऐसा पॉइंट हमने इनबाउंड मर्जर के लिए भी पढ़ा था, जहां इनबाउंड मर्जर में भी ये वाला पॉइंट था। इनबाउंड फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के ना मर्ज हुई थी, तो इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंट्री में फॉरेन करेंसी में एक अकाउंट ओपन किया था, वो भी 2 इयर्स के लिए कंटिन्यू हुआ था। वही यहाँ पे भी दिया कि ये भी 2 इयर्स के लिए ओपन होगा जिस दिन से मर्जर हुआ, मतलब जब मर्जर की स्कीम अप्रूव्ड हुई। तो ये था हमारा कंसेप्ट फेमा क्रॉस बॉर्डर मर्जर रेगुलेशन का, रेगुलेशन 4 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, और इस क्लास में हमने बात की अबाउट द रेगुलेशन 5।
हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।